राम राम भाई लोगों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस यानी केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ ये काम आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी जो संकुल यौगिक होते हैं उनके चुंबकीय गुणों को हम लोग इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कितने चुंबकीय गुण इनमें पाए जाएंगे, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसके बाद हम लोग जो कॉम्प्लेक्सेस है उनके कलर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कौन कौन से यौगिक किस तरह के कलर देते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि डी कक्षकों का विपाटन होता है, यानी स्प्लिटिंग होती है इसमें सीएफटी थ्योरी में, और निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के जब जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन्स जाता है तो लाइट के विजिबल एरिया से विकिरणों को अवशोषित करता है, और जिस विकिरण को अवशोषित करता है उसका जो पूरक रंग होता है वो हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्सेस यानी संकुल यौगिकों के कलर को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरी हम लोग ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यानी जो संकुल यौगिक होते हैं उसकी ज्योमेट्री को बेटर तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं सीएफटी थ्योरी के अंदर। तो अगर एक एक देखें इस सिद्धांत में क्या क्या अनुप्रयोग है, तो पहले वन बाय वन एक एक अनुप्रयोगों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये सब चीजें होती हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि जो चुंबकीय गुण होते हैं उसको यह सिद्धांत कैसे एक्सप्लेन करता है। तो यहां हम लोग देखें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहां पर हमने लिया है K4MnF6 यानी पोटेशियम हेक्साफ्लोरोमैग्नेट। इसकी सबसे पहले बात करें तो यहां पर देखिए, अगर इसको हम लोग आयोनाइज करते हैं तो यहां पर K तो पॉजिटिव है और MnF6 होता है यहां पर 4 नेगेटिव। अब यहां से हम सबसे पहले देखिए, जिस तरह का रिएक्शन यहां पर मेटल का होगा उसी से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल की होगी उसी से हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं इसकी जो मैग्नीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। देखिए, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी, किस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है उसमें सेंट्रल मेटल एटम है यानी केंद्रीय धातु परमाणु है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें तो इसको तो हम लोगों ने मान लिया Mn को X। अब यहाँ पर F है। अब F जो लिगेंड होता है उस पर यानी फ्लोराइड लिगेंड है उस पर चार्ज होता है नेगेटिव। 6 फ्लोराइड आयन है यानी 6 नेगेटिव इक्वल्स टू यहाँ पर आता है -4। अगर ये 6 उस साइड जाएगा तो ये हो गया 6 - 4 इक्वल्स टू +2, यानी यहां पर मैग्नीज जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2। तो इस तरह से हम लोग देखें तो सबसे पहले तो अब बात करेंगे हम लोग इसके चुंबकीय गुण हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है हमारे पास Mn। अगर Mn की बात करें तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि Mn जो होता है मैग्नीज उसके लिए एटॉमिक नंबर होता है 25 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं 18 तक तो आ गया ऑर्गन। उसके बाद 3D 4s एंड 4p हमारे पास खाली रह जाता है। ठीक है, अगर यहां हम लोग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोग शो कर रहे हैं किस तरह से जो डी इलेक्ट्रॉन्स है उनका विपाटन होगा और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाएंगे। अगर यहां हम लोग देखें तो 4s2 यानी 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए। अब बच गए कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं डी ऑर्बिटल में, यानी 3d5 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब 3d5 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हम लोगों ने सीएफटी थ्योरी में डिस्कस किया है कि जैसे ही लिगेंड आते हैं डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी में। अगर ऐसा होता है तो देखिए, यहाँ डी ऑर्बिटल में 3d ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसे हम लोग थोड़ा इस तरीके से लिख दें कि हमें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझनी है यहाँ,
तो इसे हम लोग स्प्लिटिंग के रूप में लिख दें, यानी इजी ऑर्बिटल और T2 ऑर्बिटल। इस तरह से हम लोगों ने T2G और इजी ऑर्बिटल लिख दिए। देखो इजी और T2G ऑर्बिटल्स क्यों लिखे हैं, यहां पर मेटल जो है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, यानी समन्वय संख्या 6 आ रही है। तो जहां समन्वय संख्या 6 आती है वहां हमें यह पता लग जाता है कि इसकी ज्योमेट्री अष्टफल की होने वाली है। अगर समन्वय संख्या 4 आती यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होने वाली है, या तो sp2 dsp2 संकरण जिसमें होता है यानी वर्गाकार समतलीय, या फिर होने वाली है इसकी चतुष्फल की है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है तो ये दिमाग में बात क्लियर है हमारे कि इसकी ज्योमेट्री होगी अष्टफल की, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये होगा। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का जो डी कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, यानी शुरुआत के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वक्त सभी सेम एनर्जी के हैं। जैसे ही लिगेंड आया लोअर और हायर में ये स्प्लिट हो जाते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कि इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे भरें। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे हुए थे, लेकिन स्प्लिटिंग होने के बाद हम लोगों ने देखा था कि वापस से इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है। इलेक्ट्रॉन्स का इसमें पुनर्वितरण जब होगा तो उस कंडीशन में अब 5 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कक्षकों में भरे जाएंगे या ऊपर वाले कक्षकों में आएंगे। तो यहाँ सबसे पहली बात यह कि हम लोग लिगेंड को देखेंगे। लिगेंड कैसा है, लिगेंड 2 तरह के बताए आपको, जैसे कि स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी बताती है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अब F नेगेटिव किस तरह का लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र, यानी वीक फील्ड लिगेंड आता है F नेगेटिव। अगर वीक फील्ड लिगेंड आता है तो देखिए एक और कंडीशन हम लोगों ने जब CFSE की कैलकुलेशन की थी उस दौरान एक चीज और पड़ी थी कि 2 तरह की वैल्यूज होती हैं, एक तो डेल्टा और एक होती है पाई। यानी ये तो CFSE का मान हम लोग डेल्टा से डिसाइड करते हैं और ये है युग्मन ऊर्जा यानी पेयरिंग एनर्जी। दोनों कंडीशन में हम लोगों ने देखा था एक तो होता है डेल्टा इज ग्रेटर देन पाई, एक कंडीशन हमने लिखी थी डेल्टा इज लेस देन पाई। अगर डेल्टा का मान ज्यादा है और पाई का मान कम है यानी युग्मन ऊर्जा कम है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को युग्मित कराने के लिए कम एनर्जी चाहिए, और डेल्टा का मान यानी ये डेल्टा का मान ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में लिगेंड कैसा होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और अगर डेल्टा का मान कम है और युग्मन कराने के इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो भैया काम तो वो किया जाएगा ना जो कम एनर्जी में हो रहा है, जिसमें अपनी एनर्जी कम लग रही है। अभी जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, अभी कोई आपको कह दे कि साहब मार्केट से सब्जी लेकर आनी है, अब 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो पैदल पैदल जाकर आप मार्केट से सब्जी लाओगे, एक कहीं कोई साधन मिल गया, साइकिल मिल गई, स्कूटर मिल गया, लड्डा मिल गया, ट्रक मिल गया, कुछ भी मिल गया, बैलगाड़ी मिल गई, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। आप लोग प्रीफर करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग पहले यही सोचेंगे कि पहले साधन मिल जाए तो शरीर की एनर्जी कम वेस्ट हो और काम भी हो जाए। सेम चीज, तो काम वो करना है जहां एनर्जी कम लगे। तो अगर युग्मन कराने में एनर्जी ज्यादा लग रही है यानी पेयरिंग कराने में इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो क्यों करना है वो काम? अपने को काम वो करना है जिसमें कम एनर्जी लग रही है, यानी डेल्टा का मान कम है, तो पेयरिंग नहीं कराएंगे हम लोग। हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को जब 3 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके होंगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन्स यहां ले जाएंगे क्योंकि डेल्टा की वैल्यू कम है। इस तरीके से यहां अगर हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हो तो हम लोग जब 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां भरेंगे तो यहां हमें देखने वाली बात यह है कि लिगेंड यहां वीक फील्ड है यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, यानी डेल्टा का मान कम है, और 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर डी कक्षकों की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोगों ने अभी निकाला ना कि एस ऑर्बिटल से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाते हैं, और Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है यहां पर +2, तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल में हैं। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि T2G ऑर्बिटल में तो हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स और EG ऑर्बिटल में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो इसकी होगी अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होगी। कितने सारे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी पैरामैग्नेटिक। एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाती पैरामैग्नेटिक। यहां तो 5-5 आ गए, निश्चित रूप से कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? पैरामैग्नेटिक। तो देखिए T2G और EG में इलेक्ट्रॉन्स के भरने के क्रम से हम लोगों ने पता लगा लिया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है। सेम इसी तरह सेकंड एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर इस एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सेम चीज यहां पर Mn जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? वही +2 आनी है। यानी इसके भी 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। +2 क्यों आनी है? क्योंकि 6 साइनाइड लिगेंड और एक साइनाइड लिगेंड पर चार्ज होता है -1, जो कि F नेगेटिव में भी था, अभी हम लोगों ने देखा था। तो सेम कंडीशन आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ भी K4 है, यहाँ भी K4 है, ठीक है। इस कंडीशन में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, यहाँ +2 ही आ रही है। यानी इस कॉम्प्लेक्स में जो मैग्नीज है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हमें 3d5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 5d इलेक्ट्रॉन्स पहले तो इस तरह से अरेंजमेंट इनका हो रखा था। अब क्या हुआ? लीगेंड आ गया। लीगेंड भी कौन सा आया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आ गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के लिए होता क्या है? डेल्टा इज ग्रेटर देन पाई, यानी डेल्टा का मान ज्यादा होता है, पाई का मान कम होता है। सेम चीज युग्मन करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो जो काम कम एनर्जी में हो जाएगा वो ही करना प्रीफर करते हैं। तो कम एनर्जी किस में लग रही है? युग्मन कराने में, यानी पेयरिंग कराने में हमें बहुत कम एनर्जी लग रही है। इस तरह से अगर देखें तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे इसमें वो कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे। यहां हम लोग देखें तो जहां अभी हमने ये इलेक्ट्रॉन्स भरे थे कि सब में एक एक, क्योंकि डेल्टा का मान कम था, लेकिन अब डेल्टा का मान ज्यादा है, यानी ये बीच का गैप जो है एनर्जी का वो ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां लेकर जाएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, कम वाला काम हम लोग कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग देखें 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं, तो पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद इनकी क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो चुका है। जो पहले इस तरह से 3d5 का आ रहा था, बहुत पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस कंडीशन में भी चलो मान लिया एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है? पैरामैग्नेटिक। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा बदल चुका है, यानी EG और T2G ऑर्बिटल में तो हमारे पास आ रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, और EG ऑर्बिटल अभी भी हमारे पास क्या है? बिल्कुल खाली है। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी कौन सी आ जाएगी? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी पैरामैग्नेटिक। देखिए सही तरीके से हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते तो उस कंडीशन में डायमैग्नेटिक हो जाता, और एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग शो कर सकते हैं CFT सिद्धांत के द्वारा। यानी ये जो डी कक्षक की स्प्लिटिंग होती है ये CFT सिद्धांत एक्सप्लेन करता है। जितनी भी चीजें हम लोग हैं वो इसी थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे सेकंड जो इसका एप्लीकेशन था वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। संकुल यौगिकों के रंगों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसा रंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो पिछले वीडियोस में जैसे हम लोगों ने देखा था कि संकुल यौगिक रंगीन होते हैं। कब होते हैं? जब उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, विजिबल एरिया से विकिरणों को लेगा, जिस रंग की विकिरण लेगा उसका पूरा रंग हमें दिख जाएगा। अब देखिए इसमें 3 तरह की कंडीशन होती है। मान लीजिए पूरी विकिरणों को इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले अपने पास, एक कंडीशन। हो सकता है इलेक्ट्रॉन कुछ जो रेज है उनको एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को वापस परावर्तित कर देगा, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन हम लोग ये मान के चले कि सारी ही जो रेज हैं, जितने भी विकिरण उनको वो परावर्तित कर देगा। देखिए पहली कंडीशन, जब इलेक्ट्रॉन ने सारी विकिरणों को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी बाहर कुछ नहीं फेंका, उस कंडीशन में हमें पदार्थ कैसा दिखेगा, यानी यौगिक कैसा दिखेगा? ब्लैक कलर का दिखेगा। जैसे हम लोग सूर्य के प्रकाश में खड़े हो जाते, सनलाइट आती रहती है, हम लोग धूप में काम करते हैं, खड़े रहते हैं सारे कभी भी, तो ये देखो कि जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारे पीछे की तरफ छाया दिखती है,
वो किस कलर की होती है? ब्लैक। क्योंकि उस लाइट को जो हमारी बॉडी में से जा रही है हम लोग पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको। बाहर क्या दिखेगा? ब्लैक कलर। तो इस तरह से कलर कैसा दिखता है? ब्लैक। अगर सेकंड कंडीशन, मान लीजिए पूरी रेज वापस से परावर्तित हो जाती हैं, टकराकर वापस चली गई, उस कंडीशन में पदार्थ या जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा दिखेगा? वाइट। यानी सेकंड कंडीशन में जब पूरी विकिरणें हमसे टकराकर चली गई, यानी हमसे मतलब अगर कोई पदार्थ तो इलेक्ट्रॉन से टकराकर चली गई, तो पदार्थ कैसा दिखेगा? वाइट। लेकिन इस दोनों ही कंडीशन होती नहीं है। इनमें क्या होता है? कुछ विकिरणों को अवशोषित करेगा और कुछ विकिरणें परावर्तित कर देगा, तो फिर जिसका पूरक रंग है वो हमें दिख जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर्ड हो जाते हैं, अलग अलग तरह के कलर आते हैं। तो यहां पर देखो 3 कंडीशन आपको बताई। कोई यौगिक कलरफुल कैसे हो सकता है, कलर्ड कैसे हो सकता है। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीडी संक्रमण, यानी डीडी ट्रांजिशन। इसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए डीडी ट्रांजिशन की बात करें, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव संकुल आयन की। यहां पर देखो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, क्योंकि H2O लिगेंड है। हमें पता है H2O लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। तो यहां पर देखो 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी टाइटेनियम की। अब टाइटेनियम का अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए टाइटेनियम के पास से, तो इसके पास बचता है 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके टोटल 3D ऑर्बिटल में तो होते हैं टाइटेनियम के 2 इलेक्ट्रॉन और 4s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 3 हमें बाहर निकालने हैं, तो बच गए 3D 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब यहां से क्या होता है? जैसे ही लिगेंड इसके पास आया H2O, ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए। स्प्लिट होने के बाद अब यहां क्या है? जैसे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन था, लोअर एनर्जी में आएगा, सीधी सी बात है। पहले हायर में थोड़ी भर देंगे इसको, लोअर में ही आएगा। अब लोअर में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी दी जाए, तो वो क्या करेगा? एनर्जी लेकर के यहां से हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा, जो कि Eg है। तो जब वहां से जाएगा, इस प्रोसीजर को हम लोग कह रहे हैं डीडी ट्रांजिशन, यानी डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया। यानी लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया। यह कहलाता है डीडी संक्रमण या डीडी ट्रांजिशन। अगर इस प्रोसीजर में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? विकिरणों को अवशोषित करता है, यानी एब्जॉर्ब करता है विजिबल एरिया से, और ये संकुल हमें कैसे? कॉम्प्लेक्स हमें दिखता है कलर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स आयन कलर्ड दिखता है, जो कि हम लोग डीडी ट्रांजिशन से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इस प्रोसीजर के लिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों? क्योंकि विकिरणों को अवशोषित कर रहा है ये, और कुछ भी स्पेक्ट्रम अगर इसकी स्टडी की जाए स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम बनेगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम बनेगा, क्योंकि विकिरणों के एब्जॉर्प्शन से इसमें मूवमेंट आया है। तो इस तरह के किसी भी विकिरण को अवशोषित करने के बाद अगर स्पेक्ट्रम दिखते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम कहलाते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर उत्सर्जित होती है विकिरणें, जैसे हम लोग देखते हैं कोई गर्म वस्तु है, कोई भी गर्म चीज हो सकती है, उस गर्म चीज के चारों तरफ हम लोगों ने टच नहीं करे, सिर्फ उसके हाथ ही लगाए, तो भी हमें कुछ गर्माहट फील होगी। गर्माहट फील होगी। अब वो गर्माहट जो है वो क्यों फील होती है? क्योंकि रेज निकल रही है उससे, उस जो गर्म चीज है उससे रेज निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विकिरणें उत्सर्जित हो रही हैं, और इस तरह से जो स्पेक्ट्रम अगर हम लोग उसका निकालेंगे, तो वो कहलाता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात की, यानी अवशोषण स्पेक्ट्रम, क्योंकि विकिरण का अवशोषण होता है और फिर ये एनर्जी लेकर लोअर से हायर में जाता है। तो ये कहलाता है डीडी संक्रमण, और इसलिए इस प्रोसीजर को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इनके जो स्पेक्ट्रम आते हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आते हैं। आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देखें, तो देखिए यहां मेटल, कॉम्प्लेक्स और कलर, यानी मेटल हम लोगों ने यहां सब कुछ सेम लिया है, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास सेम है। फिर भी कलर्स अलग अलग है, क्योंकि लिगेंड क्या आ रहे हैं यहां पर? अलग अलग आ रहे हैं।
यानी जितने भी लिगेंड H2O लिगेंड के साथ कोबाल्ट ने कॉम्प्लेक्स बनाया तो ग्रीन ब्लू यानी हरा नीला कलर आता है। अगर सेम बाकी सारी कंडीशन सेम है, वही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है क्योंकि 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। और यहां पर लिगेंड बदल गया, लेकिन जैसे ही लिगेंड चेंज हुआ कलर चेंज हो गया ऑरेंज कलर। जैसे ही लिगेंड बदला यानी साइनाइड लिगेंड आ गया, यहां पर फिर से कलर चेंज हुआ येलो ग्रीन यानी पीला हरा कलर आ गया। यानी डीडी संक्रमण के साथ साथ लिगेंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कलर में। जैसे ही लिगेंड बदलेगा कलर बदल गए यहां पर। अगर हम लोग यहां देखें तो देखिए, अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती हैं चीजें। कैसे करती हैं इधर देखते हैं। देखो 6 लिगेंड है, कोबाल्ट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है यहां पर। अगर इस कंडीशन में हम लोग देखें तो कलर इसका आता है पिंक, जबकि ज्योमेट्री कैसी है ऑक्टाहेड्रल, यानी लिगेंड के साथ साथ ज्योमेट्री भी बदल रही है और कलर बदल रहा है। यहां पर हम लोग देखें Cl4 नेगेटिव लिगेंड चेंज हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ इसके, वो इस कोबाल्ट हुआ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, लेकिन फिर भी कलर बदल गया और ज्योमेट्री भी बदल गई। सीधी सी बात है, ज्योमेट्री 4 लिगेंड है तो चतुष्फलकीय हो सकती है या वर्गाकार समतल यानी स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। यहां पर इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और कलर यहां पर आता है डार्क ब्लू यानी गहरा नीला कलर आता है। यहां बात करें तो पिंक कलर आ जाता है। यानी ज्योमेट्री लिगेंड सब लिगेंड की वजह से, लिगेंड जो चेंज हुए हैं उसकी वजह से कलर और ज्योमेट्री भी हम लोगों ने चेंज कर दी। या फिर इसका ये भी ले सकते हैं कि ज्योमेट्री अलग अलग ली और लिगेंड अलग अलग लिए तो कलर अलग अलग आते हैं हमारे पास। यानी दोनों चीजें इफेक्ट करती हैं कलर को। हम लोग यहाँ कलर की बात कर रहे हैं CFT थ्योरी में, तो कलर को इफेक्ट करती हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स और देखें तो एक और चीज होती है जिसकी वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है, कोई भी संकुल होगी वो कलरफुल दिखता है, जिसको CFT सिद्धांत नहीं मानता लेकिन VBT सिद्धांत मानता है। इसमें क्या होता है चार्ज ट्रांसफर यानी आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। जैसे चार्ज ट्रांसफर, यहां पर हम लोग देखें मेटल है, मेटल के जो वेकेंट d ऑर्बिटल हैं उनमें लिगेंड क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स देता है। यानी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन किधर आ गए मेटल की तरफ आ गए, यानी लिगेंड से मेटल की ओर आ गए। इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं है ना, आवेशित होते हैं, तो आवेश लिगेंड से कहां आ गया मेटल पर, यानी आवेश का क्या हो गया ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया, चार्ज का ट्रांसफर हो गया। तो इस वजह से इस प्रोसीजर में भी क्या होता है, लिगेंड से मेटल पर आने में विजिबल एरिया से रेज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं यानी विकिरणों को अवशोषित कर सकते हैं और रंगीन दिख सकता है। तो यहाँ पर ये चीज हालांकि CFT इसको ज्यादा फेवर करता नहीं है, क्योंकि वो तो मानता है कि इस तरह से बॉन्ड बनता ही नहीं है, मेटल और लिगेंड में आयनिक बॉन्ड और आकर्षण पाया जाता है। लेकिन फिर भी कलर जो होते हैं कॉम्प्लेक्स वो एक इस रीजन से भी होते हैं कि यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल की ओर आएंगे यानी विकिरणों का अवशोषण होगा और पूरक रंग हमें दिख जाएगा। अब देखिए जैसे यहां पर देखिए, अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है मेटल्स पे वैसे वैसे इस प्रोसीजर की संभावना बहुत ज्यादा होने लग जाती है और चार्ज बढ़ता है जैसे, क्योंकि देखो चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो सीधी सी बात है वैकेंट d ऑर्बिटल्स हो जाएंगे और कक्षक खाली रहेंगे, चार्ज भी बढ़ रहा है तो लिगेंड ज्यादा आएंगे, तेजी से आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है वो लिगेंड को तेजी से अपनी ओर खींचेगा। उस कंडीशन में अब देखिए टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, यहां तो ये तो होता है कलरलेस, यानी यहां तक तो यौगिक रंग ही नहीं है, कलरलेस है। लेकिन अगर आगे के हम लोग देखें आगे की मेटल्स में, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है चार्ज ट्रांसफर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, यानी अब ट्रांसफर होगा चार्ज, क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल आ गए, वैकेंट है तो बड़ी आसानी से लिगेंड अपने लोन पेयर देगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कलर फुल होते जा रहे हैं, यानी कलरफुल होते जा रहे हैं कंपाउंड। जैसे हम लोग देखें ये टाइटेनियम तक तो ये चीज काम नहीं कर रही, लेकिन आगे वालों के लिए देखें वेनेडियम 5 पॉजिटिव को देखें ऑरेंज येलो यानी नारंगी पीले कलर के कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर हम लोग क्रोमियम की बात करें 6 पॉजिटिव यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 6 पॉजिटिव में देखें तो यहाँ ऑरेंज यानी नारंगी कलर के होंगे और यहाँ Mn7
पॉजिटिव की बात करें तो ये बैंगनी कलर के कॉम्प्लेक्स होंगे। यानी हम लोग क्या करते हैं कि CFT सिद्धांत से हम लोग कॉम्प्लेक्स के कलर को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। पिछली बात की जो पिछले वाले पॉइंट में हम लोगों ने बात की थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं कलर्स हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यौगिक जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कलरफुल कैसे होगा। अगर और हम लोग देखें आगे तो यहां देखिए लिगेंड का इफेक्ट बताते हैं कि लिगेंड चेंज होने से ही, लिगेंड जैसे चेंज हो रहा है उस कंडीशन में कलर्स बदल रहे हैं। अगर यहां हम लोग देखें तो देखिए यहां लिगेंड H2O है। H2O लिगेंड को हम लोगों ने नाइट्रोजन वाले किसी लिगेंड से रिप्लेस कर दिया, तो देखो कलर की जो तीव्रता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी शार्प हो जाते हैं कलर। अगर किसी भी लिगेंड को नाइट्रोजन वाले लिगेंड से रिप्लेस कर दें तो जो शार्पनेस है कलर की वो बढ़ जाती है। कैसे? देखो यहां पर H2O लिगेंड था, ये ब्लू कलर का होता है ये पूरा कॉम्प्लेक्स। अगर यहां पर हमने क्या किया, 6 में से 4 लिगेंड ले लिए अमोनिया NH3 और 2 लिगेंड वही H2O के रह गए, तो कलर देखो क्या हो गया, डार्क ब्लू कलर हो जाता है इसका। अगर हम लोग यहां देखें, हम लोगों ने एथिलीन डाइएमीन इन यानी एथिलीन डाइएमीन से रिप्लेस किया 4 लिगेंड को। अब ये द्विदंतुक लिगेंड होते हैं, है ना, मोनोडेंटेड होते हैं, डाइडेंटेड होते हैं, तो ये द्विदंतुक लिगेंड होते हैं। अब द्विदंतुक लिगेंड होते हैं 2 ही आ पाएंगे, उस कंडीशन में देखो और भी ज्यादा डार्क ब्लू हो गया, यानी रंगों की तीव्रता बढ़ गई, शार्पनेस बढ़ गई, जो ब्लू था डार्क ब्लू और वेरी डार्क ब्लू हो गया। इसी तरह से यहां देखें H2O लिगेंड है, इसको हमने रिप्लेस किया वही अमोनिया से, तो देखिए जहां पहले ग्रीन था अब ये कैसा बन गया, ब्लू। और इसमें भी अगर हमने एथिलीन डाइएमीन से इसको रिप्लेस किया, उसमें भी नाइट्रोजन आती है, तो इसका कलर और भी डार्क हो गया, यानी डार्क ब्लू हो गया। इसका मतलब साफ है कि जैसे ही नाइट्रोजन वाले किसी लिगेंड से रिप्लेस कर दे अगर किसी लिगेंड को, तो रंगों की जो शार्पनेस है, कलर की जो शार्पनेस है वो बढ़ जाती है, यानी तीव्रताएं बढ़ जाती हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लिगेंड के चेंज होने से कितना फर्क पड़ता है। DD संक्रमण होता है, CFT ही इसको एक्सप्लेन करता है। यानी इस तरह से हम लोग कलर को, जितने भी कलरफुल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें कलर क्यों आते हैं, इसको बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखें तो नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी CFT थ्योरी से हम लोग संकुल यौगिकों की ज्योमेट्री को बता सकते हैं। देखिए बड़ी अच्छी तरह से समझाता है CFT जो है वो संकुलों की ज्योमेट्री को। इसने बताया कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या करते हैं, 5 d ऑर्बिटल होते हैं और स्प्लिटिंग हो जाएगी T2G और EG में, ये स्प्लिट हो जाएंगे, जिसमें क्या होंगे, ये T2G और EG, और ये गैप है वो कहलाता है डेल्टा। अगर टेट्राहेड्रल की बात करें तो ये स्प्लिटिंग होगी E और T2 ऑर्बिटल्स में, और ये एनर्जी गैप कहलाता है डेल्टा T। और स्क्वायर प्लेनर की तो हम लोगों ने देखा था कि ये और भी आगे जाके ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री के डी ऑर्बिटल्स हैं वो आगे जाके और भी ज्यादा स्प्लिट हो जाते हैं। तो इस तरह से डेल्टा के मान से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि ज्योमेट्री कौन सी है, यानी सभी ज्योमेट्री के लिए इसने अलग अलग से अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। जबकि अगर हम लोग VBT की बात करें तो VBT सिद्धांत वर्गाकार समतल यानी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, उसको सिर्फ ये कहता है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसमें इस तरह से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाती है। लेकिन इसने प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है कि कैसे बनती है और क्यों बनती है। तो संकुलों की ज्योमेट्री को हम लोग इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी बता सकते हैं। जैसे हमें पता है कि डेल्टा SP की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद डेल्टा O की वैल्यू होती है और उसके बाद डेल्टा T की वैल्यू होती है। तो यहां ज्योमेट्री के पर्टिकुलर ज्योमेट्री को ये एक्सप्लेन करता है कि ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है, किस तरह से बनती है, और अगर टेट्राहेड्रल होती है तो उसमें क्या प्रोसीजर चलता है, स्क्वायर प्लेनर है तो उसमें क्या प्रोसीजर चलता है। इस तरह से ये जो CFT जो थ्योरी है वो बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन कर पाती है, कलर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्री वगैरह, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी चीजें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही हैं।
बड़े ही मजे लेके आप लोग पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।